Hello everyone, welcome to Legal Narrative. Today we are going to discuss about the remaining part of the Hindu law. In previous class, we have discussed until the registration of the marriage, and we have also discussed about the case law of Seema versus Aswani Kumar, as Akriti has already told us. Let's move further, and before that, let me ask certain questions, starting with Kavita. कविता बेटा ये बताओ कि जो सेक्शन 5 में कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि ग्राउंड्स ऑफ मैरिज के या वैलिड मैरिज के ग्राउंड्स होने चाहिए। उसमें मैं बोलूंगा कि अगर इस सेक्शन में ये हो तो उसका कंडीशन प्रेसिडेंट क्या, सॉरी मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है कविता, समझ रही हो मुझे? यस सर। हाँ, तो मैं बोलूंगा, अगर मैं कहूँ कि अगर कोई बाइगेमस मैरिज करता है, सेक्शन 5 क्लास 1 में कोई अगर बाइगेमस मैरिज कर लेता है तो उसकी मैरिज का स्टेटस क्या होगा बेटा? बोलो। सर वॉइड होगा। बहुत बढ़िया। अब आकृति तुम बताओ, अगर कोई व्यक्ति प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में मैरिज कर लेता है सेक्शन 5 क्लास 4 में तो उसकी मैरिज का स्टेटस क्या होगा? सर वॉइड होगा। बहुत बढ़िया। प्रीति तुम बताओ, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर पा रहा है ओइंग टू द इम्पोर्टेंसी तो उसकी मैरिज का जो नेचर होगा बेटा कैसा होगा प्रीति? सर वॉइड होगा। वाइडेबल होगा। इम्पोर्टेंसी वॉइडेबल। वाला वाइडेबल होता है, ठीक है। यस। मान लो, चलो अगला बताओ शालिनी, तुम बताओ, अगर माइक ऑन कर सको तो, कि अगर कोई सपिंडा रिलेशनशिप में अगर कोई मैरिज कर लेता है सेक्शन 5 क्लास 5 में तो उसकी मैरिज का स्टेटस क्या हो? सपिंडा रिलेशनशिप, शालिनी। चलो ठीक है, शालिनी टाइप करके बता रही होंगी, मैं नहीं पढ़ूंगा उसको। तुम बताओ चांदनी। वॉइड होगी। वाइड होगी, बहुत बढ़िया। चांदनी तुम अगला क्वेश्चन बताओ, कि अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड का नहीं है और उसकी शादी हो जाती है तो उसकी मैरिज का स्टेटस क्या हो सकता है? सर वॉइडेबल होगी। वाइडेबल होगा। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ? सर सेक्शन 12। एट द ऑप्शन ऑफ मतलब कौन सी पार्टी उसको वाइडेबल बना सकती है, मतलब किस पार्टी के बिहाफ पे वो वाइडेबल होगा? जो पार्टी साउंड माइंड की है, जिस पार्टी का मतलब हस्बैंड और वाइफ में से यस सर। कोई एक पार्टी तो पागल होगा, कोई एक पार्टी का अनसाउंड माइंड का होगा। तो जो पार्टी साउंड माइंड की है, जिस पार्टी का दिमाग ठीक ठाक है, यस वो सर, वाली वही पार्टी वॉइडेबल बना क्या सकती है। करवा सकती है? उसको वाइडेबल, मतलब उसके बिहाफ पे वाइडेबल होता है। वो चाहे उसको तो क्या करवा सकती है? वाइड डिक्लेयर करवा सकती है, ठीक है। यस सर। अगर अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रीति बेटा तुमसे फिर से है, कि अगर अगर पिटिशनर का, मान लो कि एक लड़का है एक लड़की है, लड़की का जो मान लो मैरिज के लिए उसका जो जबरदस्ती वो ले लिया गया, कंसेंट ले लिया गया कंसेंट। जबरदस्ती। जैसे बिहार में एक ब्याह चलता है, ब्याह जानते हो सब लोग, पकड़ुआ ब्याह। यस सर। तो पकड़ुआ ब्याह कर दिया गया किसी का जबरदस्ती, तो उसमें क्या स्टेटस होगा उसका? प्रीति बताओ। सर वो वॉइडेबल होगी, अगर वो चाहे तो उसको, मतलब जब वो मेजॉरिटी की एज अटेंड करेगी तो वो चाहे तो उसको लीगलाइज कर, मतलब ऐसे नहीं लॉफुली नहीं, एक्सेप्ट मेजॉरिटी कर। दोनों लोग मेजर है, दोनों लोग सब कुछ मेजर है, और जबरदस्ती मतलब उनकी सर विदाउट देयर वॉइडेबल ही कंसेंट होगी उनकी शादी क्योंकि करवा दी गई वो है, बताओ। वॉइडेबल ही होगी। वाइडेबल ही होगी, बहुत बढ़िया। कविता तुम पकड़ुआ ब्याह सुनी होगी ना, तो पकड़ुआ ब्याह में क्या होता है बेटा? उसमें भी सर दोनों की कंसेंट के बिना दोनों की मैरिज। नहीं नहीं, दोनों की कंसेंट के बिना नहीं, लड़की का कंसेंट होता है, लड़के का नहीं होता। लड़के का पकड़ुआ ब्याह होता है बिहार में, लड़की का पकड़ुआ ब्याह नहीं होता। सिर्फ लड़के का होता है। हाँ सिर्फ लड़के का होता है। हाँ, सिर्फ लड़के का होता है, वही तो बता रहा हूँ, सिर्फ लड़के का, वो भी सरकारी नौकरी वाले लड़के का सर होता है, अभी ऐसे भी नहीं। तो हुआ है। सर अभी भी हाँ, टीचर हो का रहा है। बीपीएससी होता ही टीचर होता है, का। होता ही होता है, बहुत होता है। हाँ, लेकिन वो ऐसे सबका नहीं हो जाता है पकड़वा ब्याह। वो होते हैं जो पहले से ही, मतलब नौकरी लगने के पहले से रिलेशनशिप में थे, और नौकरी लगने के बाद में वो जो लड़के होते हैं ना, उनका बहुत एम्बिशन बढ़ जाता है कि वो बहुत सारा दहेज लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जिस लड़की के साथ अभी तक रिलेशनशिप में थे उससे शादी नहीं करेंगे। तो इन ऐसे लड़कों का पकड़वा ब्याह होता है। तो इनका जो मतलब वो जो मैरिज होती है बेटा, वो अगर लीगली देखी जाए तो क्या होती है वो, आकृति?
उसका स्टेटस क्या होता है उस मैरिज का? सर वो वॉइडेबल मैरिज होता है। वाइडेबल होती है। वो व्यक्ति वाइडेबल करवा सकता है जिसको पकड़ के सदिया कर दी गई है, ठीक है। यस बशर्ते वो सर। कर नहीं पाता है, क्योंकि अगर करेगा तो नौकरी साथ जो धो बैठेगा, बिहार वाले पकड़ के पीट देंगे उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थे, ये क्वेश्चन इन पे बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और। मान लो कि जो लेडी है, मतलब एक मेल और एक फीमेल में तो शादी होती है, और प्रेग्नेंट सिर्फ मेल, सॉरी, फीमेल हो सकती है, मेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। अब मान लो कि मैरिज के मतलब जब मैरिज हो रही थी, एट द टाइम ऑफ दैट मैरिज, दैट पर्टिकुलर गर्ल और women was pregnant with some another man। अब क्या होगा उसका, मतलब मैरिज क्या होगी, मैरिज का स्टेटस क्या होगा, पता चलते? सर वॉइडेबल सर होगी। वॉइडेबल होगी। वाइडेबल होगा किसके ऑप्शन पे? सर सर हस्बैंड के जिस पर्सन ऑप्शन में। हस्बैंड। हस्बैंड के, बिल्कुल। जब जब रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब वाइफ, क्योंकि वाइफ ही मतलब लेडी ही सिर्फ प्रेग्नेंट हो सकती है। रेस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज वाज प्रेग्नेंट, और किससे प्रेग्नेंट हो? विद बाई सम अदर पर्सन अदर देन द हस्बैंड। तो उसकी जो मैरिज होगी एट द ऑप्शन ऑफ द हस्बैंड जो होगी, वो क्या होगी बेटा? वाइडेबल होगी। ये 5-6 चीजें जो अभी मैंने बताई आपको कि बाइगेमी के उस पे क्या होगी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पे क्या होगी, सपिंडा पे क्या होगी, इम्पोर्टेंसी पे क्या होगी, अनसाउंड माइंड पे क्या होगी, फ्रॉड पे क्या होगी, कोर्सन पे क्या होगी, मतलब कि जहां फ्री कंसेंट नहीं है वहां पे क्या होगी, या प्रेगनेंसी के दरमियान क्या होगी। इन सारे 5-6 ग्राउंड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये सबको रटा होना चाहिए, ठीक है। कविता याद रहेगा, रट्टा मार लोगी एक इसको। यस सर। हाँ, अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की कौन सा सेक्शन बात करता है इसको? सेक्शन 9 बात करता है। 9। कंजुगल राइट का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? कंजुगल राइट का मतलब क्या होता है? सर विदाउट रीजन ये मैरिटल ऑब्लिगेशन को छोड़ देना। नहीं बेटा, वो तो डिजर्शन होता है। ओके। मैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट पूछ रहा हूँ, उसमें कंजुगल राइट पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजुगल राइट, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन सा कंजुगल राइट की मीनिंग है? तो क्या आंसर करोगे? नहीं पता, लिखो। दो दो मीनिंग होता है कंजुगल राइट का। मतलब होता है बेटा, कंजुगल राइट जो वर्ड होता है वो 2 चीजों को सिग्निफाई करता है। पहला चीज राइट ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स, राइट ऑफ मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स। नंबर 2, right of couple to have each other's society, right of couple to have each other's society, ठीक है। right of couple to have each other's society, एक दूसरे की सोसाइटी का उनके पास राइट होता है। इस और दोनों लोग एक दूसरे से के ऊपर राइट रखते हैं, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स। इस दोनों राइट को हम कंजुगल राइट, हम नहीं मतलब लॉ कंजुगल राइट कहते हैं, ठीक है। और ये फंडामेंटल रूल है मैट्रिमोनियल लॉ, ठीक है। और ये किस सेक्शन में डील किया गया बेटा? सेक्शन 9 में डील किया गया। सेक्शन 9 में डील किया गया। अब सेक्शन 9 में जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, वो कब एक्सरसाइज किया जाता है? चार चार चीजें हैं, 4 चीजें तब एक्सरसाइज किया जाता है। मतलब ये कि जो इसेंशियल ग्राउंड्स है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट इश्यू करने की, वो क्या क्या है? तो वो चारों ग्राउंड लिख लो, अब ये रट्टा मार के रखना, ठीक है। नंबर फर्स्ट, व्हेन आइदर पार्टी मतलब चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, हैज विड्रॉन, मतलब जब डिजर्शन करोगे, हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, ठीक है। नंबर फर्स्ट, either party, husband or wife, has withdrawn from the society of other. Number 2, such withdrawal is without a reasonable excuse. Such withdrawal
इज विदाउट अ रीजनेबल एक्सक्यूज। मतलब ये बेटा कि वो जो तुम विड्रॉ कर रहे हो, चाहे हस्बैंड हो आप चाहे वाइफ हो, वो विड्रॉल को क्या होना चाहिए, उसके पीछे कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं इस वजह से इनकी सोसाइटी से विड्रॉ कर रहा हूं या कर रही हूं। ठीक है। नंबर थर्ड, कोर्ट को सेटिस्फाइड होना चाहिए, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द पिटीशन। मतलब कोर्ट को इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जो डिजर्शन हुआ है, जो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी हुआ है, वो विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज हुआ। ठीक है। नंबर थर्ड, कोर्ट इज सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन द पिटीशन। ठीक है। नंबर फोर्थ, there is no other legal impediment in granting relief of restitution of conjugal right. There is no other, the fourth, there is no other legal impediment in granting relief. आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, which among the following each are or not the essentials of restitution of conjugal right? तो ये चार को छोड़ करके और कोई सा भी जो होगा वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का एसेंशियल नहीं हो। ठीक है। बात समझ पा रहे हो सब लोग? आकृति बताओ बेटा, समझ पा रही हो ये वाली चीज? सर Yes, sir. लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना। बेटा लास्ट पॉइंट है कि देयर इज नो अदर लीगल इम्पेडिमेंट, कोई भी हिंड्रेंस नहीं है इन ग्रांटिंग रिलीफ। मेरा नाक थोड़ा जाम है, आज जुकाम ज्यादा तेज हुआ है, तो अगर आवाज ना समझ में आए तो आप लोग रिपीट करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। नंबर फोर्थ मैंने बोला था कि देयर इज नो अदर लीगल इम्पेडिमेंट इन ग्रांटिंग रिलीफ। ठीक है। अच्छा, अब वो जो सोसाइटी वर्ड था, उस सोसाइटी वर्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? सर एक दूसरे की सोसाइटी मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का। क्या 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 एक दूसरे की सोसाइटी, सोसाइटी मतलब क्या, वही तो पूछ रहा हूँ। आप एक साथ अलग रह रहे हो, एक दूसरे के साथ न रह रहे हो, एक दूसरे की सोसाइटी से अलग रह रहे हो। नहीं, उस सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का मतलब होता है सोसाइटी मतलब होता है कि जो आसपास के लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं। नहीं 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 नहीं। सोसाइटी का मतलब होता है कि मैरिटल कोहैबिटेशन। जैसे जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं वो मोस्टली मोस्टली एक साथ एक रूम में रहते हैं। ठीक है। मोस्टली, एंड दे फुलफिल देयर म्यूचुअल ड्यूटीज। कोई वाइफ है तो उसकी कुछ अपनी म्यूचुअल ड्यूटी होती, मतलब कुछ अपनी ड्यूटी होती है। हस्बैंड है तो उसकी अपनी कुछ ड्यूटी होती है। दोनों एक दूसरे के प्रति वो म्यूचुअल ड्यूटी को भी परफॉर्म कर रहे हैं, एंड दे आर लिविंग, मतलब कोहेबिटिंग, मतलब एक रूम में एक बेड पर दोनों लोग एक साथ रहते हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग देयर मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो उसको कहते हैं दे आर हैविंग द सोसाइटी ऑफ ईच अदर। अब इन तीन चीजों से, मतलब कोहेबिटेशन से, म्यूचुअल ड्यूटी को परफॉर्म करने से और सेक्सुअल इंटरकोर्स से, उससे अगर विड्रॉ कर जाते हो विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, तो क्या कहलाएगा कि तुम विड्रॉ कर गए हो सोसाइटी से फ्रॉम द अदर स्पाउस। और जब तुम विड्रॉ कर जाओगे बेटा तो क्या होगा, जो देखो मैरिज के बाद में दोनों को, हस्बैंड को भी वाइफ को, दोनों को एक राइट मिलता है कि वो उसके पास, अगर वो हस्बैंड है तो उसको ये राइट है कि अपने वाइफ के साथ कोहेबिट करे, उसकी सोसाइटी को एंजॉय करे, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। अगर सेम चीज वाइफ को भी मिला हुआ है, दोनों में से कोई भी जो सोसाइटी से विड्रॉ करता है, तो जो विड्रॉ नहीं किया है वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट क्या करेगी, जो विड्रॉ किया है उसको पकड़ के लेकर के आएगी और रेस्टिट्यूट कर देगी। इसी बतिया को रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट कहते हैं। मतलब जैसे कंजुगल राइट होना चाहिए था वैसे ही कंजुगल राइट फिर से हो जाएगा। ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस लीगल प्रोसेस, दिस जुडिशियल प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। इज इट ओके? सबको समझ में आ गया? यस सर। यस सर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेस्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट वो है,
तो इसको ये इसके एसेंशियल पूछे जा सकते हैं, कंजुगल राइट की मीनिंग पूछी जा सकती है, किस सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है अनुकूल, यस और नो, थम्स अप करो। तुम बोलोगे तो है नहीं लाइब्रेरी में हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अनुकूल। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद में बेटा बात आई कि जब मान लो कि एक वाइफ है, वो कहां से बिटॉन्ग कर गई है, सोसाइटी ऑफ हस्बैंड से बिटॉन्ग कर गई। अब क्योंकि बेटा जो कंजुगल राइट होता है उसमें मैरिटल इंटरकोर्स होता है। अब उस वजह से जो वाइफ है वो अनवांटेडली प्रेग्नेंट भी हो सकती है। उसी पे एक केस आया, केस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्वेश्चन केस पर भी आ सकता है, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। लिख रही हो ना बेटा साक्षी? यस सर। सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार। बेटा इस केस में जो पिटिशनर था, जिसने मतलब पिटीशन डाली थी इसके खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को ही चैलेंज कर दिया था, सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को। ये कहा गया इस केस में कि जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का प्रोविजन है, इट इज वायोलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट। और इसमें कहा गया कि द बॉडी ऑफ women इज नॉट द व्हीकल ऑफ प्रोक्रिएशन। मतलब कि ये ऐसा नहीं होगा कि उसको एज ए मशीन यूज किया जाए और जब मन करे तब बच्चा पैदा कर दिया जाए, विदाउट दी विलिंगनेस और वॉलंटरीनेस ऑफ दी दैट वुमेन। तब इस उसमें सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार वाले केस में बेटा सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड करार देते हुए कहा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को वैलिड कर मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड घोषित किया इसको। ठीक है, और बताया कि द कंजुगल राइट इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जब आप किसी लड़के से, अगर आप एक लड़की हो, आप किसी एक लड़के से शादी करती हो, या अगर आप एक लड़का हो किसी लड़की से शादी करते हो, यानी मैरिज करते हो, उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन में ये बात अंतर्निहित है, इनहेरेंट है कि यू हैव टू परफॉर्म दैट कंजुगल राइट। जिस जिस वीक इंसान के साथ आप मैरिटल उसमें आते हैं, उसके पास कंजुगल राइट। और इस इनहेरेंट होने की वजह से, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि द बॉडी ऑफ वुमेन इज ओनली अ टूल फॉर द प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन। और ये उस वाइफ की मतलब फंडामेंटल राइट का वायोलेशन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको? कविता तुम्हें आ गई समझ बेटा? यस सर। अगर क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का मान लो मेरी शादी हो गई, सुनो सब लोग, मान लो मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी क्या करती है, वो विड्रॉ कर जाती है मेरी सोसाइटी से। अब मैं भैया दौड़ा दौड़ा कोर्ट के पास गया कि मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह पाऊंगा। अब कोर्ट ने कहा कि अरे पांडे तुम चिंता क्या कर रहे हो, हम तुम्हारी बीवी को खींच के लाएंगे। और उसने कोर्ट ने पास कर दिया भैया मेरे फेवर में ऑर्डर। तो मेरे फेवर में बेटा जो ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर को क्या कहेंगे कविता? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। अब मेरी जो बीबी है वो बड़ी गुंडी टाइप की है, मान लो बहुत दबंग है वो। ठीक है, अब वो कह रही है कि कोर्ट कौन होता है कि मुझको तुम्हारे घर भेजने के लिए, तुम्हारी भी पिटाई करूंगी और कोर्ट की भी पिटाई कर दूंगी। वो नहीं मानती। ठीक है, अब क्या रिकोर्स होगा? अब मैं क्या कर सकता हूं? तो बेटा उसमें आप लोग एक कोड का नाम सुने होंगे, अगर सुने होंगे तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कितने लोग सुने होंगे इसका नाम? यस सर यस सर। यस सर। तो उसका एक ऑर्डर है, लिख लो इस बात को सब लोग। ऑर्डर 21 है, जिसको एग्जीक्यूशन का बहुत लंबा ऑर्डर है, 106 रूल्स है उसमें। पता है बात? नहीं पता कविता?
इससे सबसे बड़ा ऑर्डर वही है। हाँ हाँ, उसे ही, मतलब जैसे अमेंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना, उसी तरह से ऑर्डर 21 को मिनी सीपीसी कहा जाता है। तो ऑर्डर 21 रूल 32 कहता है, ऑर्डर 21 रूल 32 ऑफ सीपीसी, जिस पार्टी के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट को पास किया गया है ऑर्डर, और वो नहीं मानती है उस ऑर्डर को, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा बेटा, अटैच कर दिया जाएगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी उसकी। ठीक है, समझ रही हो बेटा प्रीति? यस सर। अब मानो कि उसकी प्रॉपर्टियां को भी अटैच कर लिया गया, वो दबंग तो दबंग भाई, बेबी किसकी है, मेरी, बहुत दबंग है भाई, अटैच कर लो, क्या फर्क पड़ता है मुझे, कौन सा मैं इस प्रॉपर्टी के बल पे रह रही हूँ। अटैच हो गया भैया, वो फिर भी नहीं मान रही है, अब क्या होगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं डिवोर्स फाइल करूंगा। तो ये मतलब अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का जो वो है वो ना माना जाए, और वो अटैचमेंट वाला बात भी ना माना जाए, तो क्या ग्राउंड आता है, नेक्स्ट ग्राउंड है बेटा डिवोर्स, सेक्शन 13(1) कैपिटल ए क्लास 2। 1 कैपिटल ए क्लास 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ये कहता है कि इफ देयर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहेबिटेशन इवन आफ्टर 1 year फ्रॉम द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, देन ये इसका डिसओबीडियंस हुआ, मतलब मेरी बीवी का वो डिसओबीडियंस हुआ जो होगा बेटा, वो ग्राउंड हो जाएगा कि अब मैं उससे पीछा छुड़वा लूं, मतलब उसे मैं डिवोर्स ले लूं। ठीक है, वो किस सेक्शन में होगा, सेक्शन 13(1) कैपिटल ए क्लास 2। आई होप मैंने आप लोग को पूरा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट बहुत आसान शब्दों में समझा दिया। चांदनी समझ में आ गया बेटा सब कुछ? यस सर। अब तो शायद ये स्टोरी नहीं भूलोगे सब लोग। सर। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, कोई भूलना मत, ठीक है बेटा? साक्षी साहू तुम्हें बोल दो कुछ, फिर आगे बढ़े यस हम। सर। यस बहुत सर। बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आता है बेटा जुडिशियल सेपरेशन। सेपरेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो दोनों का ग्राउंड, मतलब जुडिशियल सेपरेशन का भी और डिवोर्स का, तो जो ग्राउंड है बेटा वो सेम सेम है। ठीक है, और जुडिशियल सेपरेशन पूछा जाता है कई बार कि अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन डेल्ट इन। तो सेक्शन 10 पहले लिख लो, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में है, और डाइवोर्स तो बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन 13 में है अभी। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन मान लो कि मैं हूं और मेरी डिस्प्यूट हो गया, हम दोनों लोग एक साथ रह रहे हैं, और फिर भी हम मान लो कि मैरिटल ऑब्लिगेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम एक दूसरे के प्रति जो हमारी म्यूचुअल ड्यूटीज है उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, हम कहेंगे यार क्या ही मतलब है यार ऐसे साथ रहने का। ठीक है, तो हम दोनों लोग जाएंगे कोर्ट के पास और कहेंगे कि कोर्ट जी हम लोगों को क्या कर दो, कुछ देर के लिए सेपरेट कर दो। कोर्ट, तो इसको जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, जुडिशियल सेपरेशन। हम अभी भी हस्बैंड है और वो अभी भी वाइफ है, हमारी मैरिज डिसॉल्व नहीं हुई, लेकिन अभी क्या है, हम लोगों को अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन से टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया गया है। तो जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ द मैरिटल टाइज। लिखो इस बात को, लिख लो सब लोग, जुडिशियल सेपरेशन मींस टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल टाइज। मतलब ये कि हस्बैंड और वाइफ का स्टेटस खत्म नहीं होता है, बस क्या होता है कि मान लो लड़ाई हो गई कई बार, हम तुमसे नहीं बोलेंगे तुम हमसे नहीं बोलोगे, और फिर 15 दिन बाद मन करता है यार मन नहीं लग रहा है, बतियाते हैं, रहते हैं साथ। ठीक है, तो वो जो 15 दिन वाला टेमिया है एक तरह से, ठीक है, वो जुडिशियल सेपरेशन है।
कई बार लड़ाई होती है, जब मान लो कि तो उनके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो वो उनसे नहीं बोलेंगे, वो उनसे नहीं बोलेंगे, और ये वाला मान लो बहुत ज्यादा देर तक चल गया और आपस में नहीं सुलझा मतलब वो कर पा रहे हैं, तो ये किसके पास चल जाएंगे? कोर्ट के पास। कोर्ट में क्या कहेगा कि भैया लड़ो मत यार, तुम दोनों लोग, तुम क्या करो कि कुछ दिन के लिए दूर दूर रहो। और जैसे ही दूर दूर रहेंगे, वैसे ही दोनों लोगों को क्या होने लगा, रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। भले ही साथ रहेंगे तो लड़ेंगे, लेकिन दूर तो नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही दूर नहीं रह पाएंगे, वैसे ही ये फिर से आ जाएंगे पास पास। यानी इनकी जो मेरिट, जो अभी तक के लिए मैरिटल ऑब्लिगेशंस को सस्पेंड कर दिया गया था, वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। इनका स्टेटस कभी खत्म नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? यस सर। क्वेश्चन यस सर। पूछेगा आपसे। हाँ, कविता कुछ कह रही हो बेटा? नो सर, क्लियर है। हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, क्योंकि ग्राउंड तो जुडिशियल सेपरेशन का, अभी ग्राउंड बताऊंगा, जो जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड है, सेम ग्राउंड किसका है? डाइवोर्स का ग्राउंड। पूछेगा व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन जुडिशियल सेपरेशन एंड, क्या नाम इसका, डाइवोर्स। और फिर उसमें ऑप्शन में देगा कि इन जुडिशियल सेपरेशन the status of husband and wife remains intact, and in divorce जो स्टेटस होता है हस्बैंड और वाइफ का, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। जो डाइवोर्स होता है, उसमें क्या होता है कि अब तुम फ्री हो, जैसे तुम बैचलर थे, चाहो जिससे चाहो उसे, किसी थर्ड पर्सन से शादी कर सकते हो। इवन तुम जिससे लड़ाई करके अभी डिवोर्स हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन थर्ड पर्सन से भी कर। लेकिन अगर आप जुडिशियल सेपरेशन में हो, तो आप किसी थर्ड पर्सन से शादी अभी नहीं कर सकते हो। इज इट क्लियर आकृति? तुम्हें समझ में आ गई बात? यस सर। आकृति, एम आई ऑडिबल? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत यस सर। बढ़िया। यस सर। तो ये एकदम क्लियर हो गया बेटा, ये चीज की। अब सेक्शन 10 में था, और इसके ग्राउंड ग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि जुडिशियल सेपरेशन के और डाइवोर्स के ग्राउंड जो है बेटा, कहाँ पे दिए गए हैं? डाइवोर्स वाले ही ग्राउंड है। तो ये बात लिख लो सब लोग कि अगर अलग से अगर मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि द ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर व्हिच सेक्शन, तो सेक्शन 13 क्लास 1 में और सेक्शन 13 क्लास 2 में, दोनों में प्रोवाइड किए गए। सेक्शन 13 क्लास 1 में, सेक्शन 13 क्लास 2 में। सेक्शन 13 क्लास 1 में जो प्रोवाइड किया गया है, वो जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड हस्बैंड और वाइफ दोनों को प्रोवाइड किया गया है। और सेक्शन 13 क्लास 2 में जो जुडिशियल सेपरेशन का ग्राउंड या डाइवोर्स का ग्राउंड प्रोवाइड किया गया है, वो सिर्फ वाइफ को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है बेटा, लिख लिया करती? यस सर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं कि व्हाट इज द सेपरेशन, अगर जुडिशियल सेपरेशन की जो डिक्री है कोर्ट ने पास कर दी, तो उसका क्या मायने है, क्या क्या मतलब निकलेगा उसका? मैं बता देता हूँ, आप लोग बहुत देर सर तक वो सोच रहे हो। ऑब्लिगेटरी होगी दोनों पार्टीज पे। क्या बेटा? मतलब ऑब्लिगेटरी होगी दोनों पार्टीज पे, क्या वैलिड होगी ऑब्लिगेटरी? कि जो भी कोर्ट ने डिग्री पास की है, तो उसको दोनों मतलब जैसे बोला 15 डेज अलग रहना, तो अलग रहेंगे वो। और जो भी मतलब रूल्स होंगे तो वो सारे फॉलो करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा ऐसा एकदम नहीं है प्रीति। अगर कोर्ट बोली है कि आप एक साल के लिए दूर दूर रहोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके पहले से पास नहीं आ सकते हो। मान लो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास किया कोर्ट ने, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री मान लो आज पास किया है, और ये एक मान लो एक्स है, एक्स का नाम हस्बैंड है, वाई मतलब है, वो वाइफ है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ ने, मान आज कितनी तारीख है, मान लो 21 तारीख को दोनों लोगों में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई, तो चढ़ा। अब दोनों लोग कहे अब नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना, तो ये जाकर के फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम को अगर मान लो कि जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है तो तुम नहीं जा सकते, नहीं, ऐसा नहीं है।
तुम हस्बैंड वाइफ हो अभी भी, तुम सर जब चाहो जुडिशियल सेपरेशन होता है इसीलिए कि लोग पास आ सके, मतलब दूरी कम जाए दूर एग्जैक्टली, रहने से। तो दूर करने के लिए नहीं होता है प्रीति, बिल्कुल सही है अनुकूल, वो पास लाने के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम गुस्से गुस्से में पीरियड, एक तरह से कूलिंग पीरियड है, टाइम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हम गुस्से में रहते हैं तब तक लगता है कि इसकी क्या जरूरत है, इसका मैं सिर फोड़ दूंगी या फोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही दिमाग ठंडा पड़ता है ना, थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है ना, ऐसे लगता है मैं बाबू के बिना नहीं ले पाऊंगी या मैं बाबू के बिना नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, तो वो वाला जो सिनेरियो कोर्ट भी समझता है, लॉ भी समझता है कि ये दोनों नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बाबू के बिना। ठीक है, तो वो जो एक दूसरे के बाबू को मिलवाने का प्रोग्राम जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं बेटा। ठीक है, तो जुडिशियल सेपरेशन की जो डिग्री पास होगी उसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैरिज इज नॉट डिजॉल्व्ड, मैरिज डिजॉल्व नहीं होगी, दे विल रिमेन हस्बैंड एंड वाइफ। नंबर टू, पार्टीज, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि जब शादी होती है तो बोथ आर ऑब्लिगेटेड टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड टू हैव सोसाइटी ऑफ ईच अदर, राइट। जैसे ही जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो जाएगी तो नंबर टू पे क्या होगा बेटा, पार्टीज आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू कोहेबिट विद ईच अदर, कोहेबिट करने की। लेकिन अगर तुम कोहेबिट करते हो तो कोई भी उसमें दिक्कत एकदम से नहीं। ठीक है, अगर अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुई, सब कुछ चलता रहा, तुम अभी भी मुंह फुलाए बैठे हो, वो अभी भी मुंह फुलाए बैठी हुई है, ठीक है, और एक साल बीत गए या उसके ऊपर का समय बीत गया, तब क्या होगा, यही जो जुडिशियल सेपरेशन का एक साल का टाइम है, ये ग्राउंड ऑफ डिवोर्स में बदल जाएगा और इसी ग्राउंड पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा कि भैया तो मुंह नहीं अभी पिचका, अभी भी फूला हुआ है, तो अब नहीं पिचकेगा, अब तुम दोनों क्या करो, अलग अलग रहो। ठीक हो, डिवोर्स दे दिया जाएगा। देन देन देयर मैरिटल स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ विल गेट डिसॉल्व। ठीक है प्रीति, समझ में आ गया बेटा? यस सर। हाँ, अब बात आती है डाइवोर्स क्या होता है। डाइवोर्स का मतलब होता है सेसेशन ऑफ, सेसेशन, सीई लिखो इस बात को, डाइवोर्स मींस सेसेशन ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड, यस यस ए टी आई ओ एन, सेसेशन मतलब खत्म हो जाना ऑफ मैट्रिमोनियल बॉन्ड। जब मैट्रिमोनियल बॉन्ड खत्म हो जाता है तो उसको हम डाइवोर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, एक बात आपको जान के थोड़ा हैरानी हो सकती है वो, कि जब तक हिंदू मैरिज एक्ट नहीं आया हुआ था उसके पहले हिंदुओं में कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि डाइवोर्स, समझ में आ रही है, डाइवोर्स इज अननोन टू द ओल्ड हिंदू लॉ। ओल्ड हिंदू लॉ में डाइवोर्स था ही नहीं, उसके पहले डिवोर्स जीरो था। अब ऐसे ही पहले के सर जमाने में विवाह विच्छेद वगैरह तो चलता था ना? बेटा विवाह विच्छेद वो चलता था लेकिन वो उसको लीगल रिकग्निशन था नहीं एकदम से। ऐसे तो यस सर। राम ने ऐसे तो राम ने भी सीता को छोड़ दिया था, लेकिन वो डाइवोर्स नहीं था बेटा, देवर स्टिल हस्बैंड एंड वाइफ। डाइवोर्स के केस में क्या होता है ना, हस्बैंड और वाइफ का वो खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है आकृति? ऐसा क्यों होता था? यस सर, यस सर। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हिंदुओं में जो मैरिज होती है अभी भी वो क्या होती है, उसको माना जाता है इनडिसोल्यूबल यूनियन माना जाता है। हस्बैंड और वाइफ को एक बार शादी हो गई तो अलग अलग एंटिटी नहीं रह जाते, हस्बैंड इज वाइफ इज हस्बैंड। मतलब किसी एक ज्यूरिस्ट ने कहा है कि अंडर हिंदू नहीं याद आ रहा है, the bone of wife become the bone of the husband and the flesh of the husband becomes the flesh of the wife, ऐसे करके कुछ सेंटेंस बोला हुआ है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सर लेकिन किसी किसी ऑथर मतलब जूरिस्ट ने ऐसा भी बोला है ना कि जो हिंदू मैरिज होती है वो 7 जन्मों का वो रिश्ता होता है ऑब्वियसली, इसलिए। ऑब्वियसली वही है इनडिसोल्यूबल यूनियन, मैं वही बात बोल रहा हूँ। वो जन्मों सात सात ही जन्म, 7 जन्म तो मतलब बहुत कम है, जन्मों जन्मों का है वो, फिर इनडिसोल्यूबल होता है।
इसके साथ तो कल बन गया उसके साथ, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। जिसके साथ उसके साथ जिंदगी भर, जिंदगी नहीं मतलब जन्म जन्म तक, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन हिंदू लॉ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर द फर्स्ट टाइम when the concept of divorce has been introduced in the Hindu law, तो उस किसके द्वारा, हिंदू मैरिज एक्ट के द्वारा किया गया, ठीक है। डाइवोर्स रिलेटेड जो प्रोविजन है उनका नाम लिख लो सब लोग। सेक्शन 13 है, सेक्शन 13 कैपिटल ए है, सेक्शन 13 कैपिटल बी है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 15 है। प्रोविजन रिलेटिंग टू द डाइवोर्स हैज बीन डेल्ट इन provisions relating to the divorce has been dealt in section 13, section 13 capital A, section 13 capital B, section 14, section 15, ठीक है। अब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स क्या होते हैं, लिख लिया बेटा प्रीति, ये चारों जो हमने पांचों बोला है। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। अब ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स की बात आती है। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स बेटा सेक्शन 13 क्लास 1 और सेक्शन 13 क्लास 2 में दिए गए। कहाँ कहाँ दिए गए हैं, लिख लो इस बात को। सेक्शन 13 class 1 deals with the grounds of divorce which are available to both husband and as well as wife, and section 13 class 2 का जो ग्राउंड है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ को दिया गया, ठीक है। कविता लिख रही हो ना? यस सर। बहुत बढ़िया कविता। और साधना तुम? यस सर। हाँ, बहुत बढ़िया साधना। अब सबसे पहले हम सेक्शन 13 क्लास 1 के जो ग्राउंड्स है उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और उनके जो कुछ कुछ केस लॉज है इंपॉर्टेंट उनको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 13 क्लास 1 है जो बेटा है वो, मैंने क्या बोला कविता कि किसको अवेलेबल है? सर बोथ। हाँ, बोथ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। तो उसका पहला ग्राउंड है यानी सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 1। सेक्शन 13 क्लास 1, हाँ ठीक है, सही तो बोला हूँ, सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 1, ठीक है। एडल्ट्री, एडल्ट्री का मतलब क्या होता है साधना बताओ बेटा। बताओ साधना, एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? सर आप बता दीजिए। एडल्ट्री का मतलब नहीं पता? आकृति तुम बताओ। सर मैं बताऊं? रुको प्रीति एक सेकंड। सर कोई भी शादीशुदा आदमी है ना, शादी के बाद किसी और के साथ सेक्सुअल नहीं नहीं कोई भी आदमी नहीं, कोई भी स्पाउजेज सर, अदर स्पाउजेज के साथ। अब सही है ना बिल्कुल। स्टेटमेंट? हाँ 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 सेक्सुअल हाँ, तुम इंटरकोर्स बताओ। करता है तो उसको एडल्टरी कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अब तुम बताओ प्रीति, तुम क्या बताने वाली थी? सर यही बता रही थी कि अगर किसी भी पर्सन की मैरिज हो जाती है, मैरिज सोलमनाइज्ड होने के बाद, फिर अगर कोई मैन या वुमेन अगर किसी अदर पर्सन के साथ सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है तो फिर उसको अडल्ट्री बोलते हैं। लेकिन इसमें बेटा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए वो, इस बात को लिख लो सब लोग। वो एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एडल्ट्री का मतलब होता है कि आइदर पार्टी, मतलब कोई भी पार्टी, जैसे आप लोगों ने बोला मेन हो विमेन हो, हैड वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स। वॉलेंटरी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉलेंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स with any person other than his or her spouse, with any person other than his or her spouse। अब बेटा अगर वॉलंटरी वर्ड यूज नहीं करोगे, अगर मैं मान लो आकृति का या प्रीति की डिफिनेशन को लूं, तो उसमें अगर मान लो किसी लड़की का रेप हो गया, मतलब शादीशुदा औरत है उसका रेप हो गया, तो क्या वो एडल्ट्री हो जाएगा? बोलो आकृति। नो सर। नहीं होगा सर ना। वहाँ वो वॉलेंटरी नहीं है। हाँ,
लेकिन अगर आप वाली डिफिनेशन में हम बैठाए तो वो भी एडल्ट्री हो जाएगा। इसलिए वॉलंटरी वर्ड मतलब जोड़ना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, कि वो वॉलंटरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाते हैं किसी दूसरे के साथ एक्सेप्ट देयर हिज और हर ओन स्पाउस, क्योंकि अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स तो सबका राइट, राइटल राइट। बात पता है, रेप का प्रोविजन जब हम लोग पढ़ रहे थे आईपीसी में, हमने रेप का प्रोविजन पढ़ा था, याद है सबको? तो उसमें एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि अगर एक हस्बैंड है और वाइफ है, ठीक है, और वाइफ क्या है 18 साल के ऊपर हो गई है, अभी 1 दिन की है, या 18 साल 2 दिन की है, या मान लो 80 साल की है, और हस्बैंड है, हस्बैंड का मन है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करे अभी अपने वाइफ के साथ, वाइफ का एकदम मन नहीं है, और वो क्या करता है अपनी वाइफ से जबरदस्ती सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। क्यों ऐसा एक्सेप्शन है, आप समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्योंकि वो कंजुगल राइट में आता है बेटा, क्योंकि कंजुगल राइट इज द इनहेरेंट इन द मैरिटल, उसमें जैसे शादी आप जब करते हो तो उसमें ऑटोमेटिक वो अंतर्निहित हो जाता है। बात ठीक है, समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ, तो ये क्या कहते हैं, एडल्ट्री हो गया। और इसके पहले अब क्या है कि अगर इसके पहले मतलब कुछ दिन पहले, शायद 2019 में या 20 में 21 में एक केस आया था, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ईयर मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक केस था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद है किसी को ईयर उसका? नाम सुने हो ना केस ये का? से नाम 2018 तो में था, क्योंकि सुना। क्लैट का तैयारी कर रहे थे तभी आया था ये केस। अच्छा अच्छा, 2018। तो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट, पहले एडल्ट्री जो प्रोविजन था वो एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हुआ करता था। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में एडल्ट्री को क्रिमिनल ऑफेंस से हटा दिया, अब वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। लेकिन उसी सेम केस एडल्ट्री इज नॉट ए क्रिमिनल ऑफेंस, लेकिन ये अभी भी एक वैलिड ग्राउंड होगा, आई एम सॉरी, किसका? डाइवोर्स का और एनी अदर सिविल एक्शन का, ठीक है? बात समझ में आ गई सबको? लिख लिया इस केस का नाम सब लोगों ने? सॉरी, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके पहले जब एक अमेंडमेंट हुआ था, मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976, मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976, उस अमेंडमेंट के पहले हिंदू लॉ में जो ये वाला ग्राउंड था उसमें था कि व्हेन अ पर्सन इज लिविंग इन एडल्ट्री, लिविंग इन एडल्ट्री मतलब रोज सो के उठता है और जाकर के एडल्ट्री कर लेता है, मतलब आज मूड है, गए एडल्ट्री कर ली, तब वो ग्राउंड होता था डिवोर्स का। लेकिन मैरिज लॉ अमेंडमेंट लिविंग इन एडल्ट्री वाले प्रोविजन को हटा करके कहा कि इवन, लिखो इस बात को, इवन इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री, इवन अ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। भैया अगर आपकी शादी हो गई एक बार, ठीक है, तो आप किसी दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकते, उसके पहले ही कर लेना चाहिए। सर ये क्वेश्चन आया था मेरे एग्जाम में। क्या है कविता? सर ये क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि सिंगल एडल्ट्री जो होता है वो डिवोर्स का ग्राउंड होता है कि नहीं होता है, हाँ, सर ये क्वेश्चन आया हुआ था। सिंगल एक्ट, क्योंकि क्योंकि आफ्टर गेटिंग इनटू मैरिज, जिस दिन से बेटा कविता तुम्हारी मैरिज हो जाएगी, उस दिन से तुम अपने हस्बैंड के की प्रॉपर्टी हो जाओगी और तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी प्रॉपर्टी हो जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी को लिटरल सेंस में मत लेना, मतलब ये कि सर अब वो वो कहीं और नहीं मुंह मार सकता और तुम कहीं और मुंह नहीं मार सकते।
सर वो क्वेश्चन ऐसे था ना कि एक वाइफ है जो सिंगल एडल्ट्री कर रही है, मतलब पहली बार उसने किया है, तो वो उस फैक्ट सिंगल में एडल्ट्री होगा। ऐसा दिखाया गया होगा कि वाइफ इज सो इनोसेंट और वो बहकावे में आ गई और एक बार एडल्ट्री कर यस लिया, सर, ऐसे कुछ रहा हो। गलती से। सर उसने गलती, मिस्टेक वही वही किया। मतलब गलती से किया। वो बहुत इनोसेंट उसमें दिखाया गया होगा, जो भी फैक्ट रहा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत फैक्ट के क्वेश्चन बनते, हम भी बनाए हुए हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, सर ये तो सिंगल एडल्ट्री जो होगा वो तो होगा ना ग्राउंड या डिवोर्स। तुम एडल्ट्रिया कर लो चाहे जैसे कर लो, बस तुम हो गए, ग्राउंड हो गया। ठीक है, यस सर। तुम जान के करो, बूझ के करो, कैसे करो, बस एडल्ट्री होना चाहिए। लेकिन वो भी कितना भी इनोसेंटली तुम कर रहे हो, तुम हो सकता है कि तुम फ्लेवर चेंज करने के लिए कर रहे हो, तो भी वो एडल्ट्री है। बस वो क्या होना चाहिए, वॉलेंटरी नेचर का होना चाहिए बस। ये नहीं कि अगर तुम एक लेडी हो और तुम्हारा जबरदस्ती रेप हो गया है, तब वो एडल्ट्री नहीं, एकदम नहीं। चाहे 1000 बार रेप होगा लेकिन वो एडल्ट्री में काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग ये वाली बात। लेकिन हाउ एवर इनोसेंटली तुम मतलब कहो कि नहीं बस आज सोचे कुछ नया ट्राई करते हैं और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, बस कर लिए, हो गया, गलती हो गई, तो भी बेटा वो क्या है, एक ग्राउंड है किसका, डिवोर्स का। ये उस क्वेश्चन पे मार्क करना है एकदम बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस में। तुमने क्या मार्क किया था वैसे कविता। सर ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था। प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था कि क्या आंसर में क्या लिखा था कि मतलब होगी और लाइबल नहीं होगी, मतलब लाइबल कह रहा हूं कि ग्राउंड होगा डिवोर्स का कि नहीं होगा। एक्चुअली सर मेरे क्लास में जो सर थे ना उन्होंने बताया था कि सिंगल एडल्ट्री नहीं होता है ग्राउंड। हाँ, वही बताया था। सर इसलिए तो मैं कंफ्यूज हो गई हूँ यहाँ पे। मैं अभी तुमको बोला है कि मैरिज लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1976 हुआ था, उसके पहले जो ग्राउंड था वो लिविंग इन एडल्टी था, मतलब जब भी मूड हुआ तभी जाके एडल्टी की। अब ये समझ पा रही हूँ दोनों कविता। यस सर। और अब क्या है कि अगर तुम एको बार कर लिए हाउ एवर इनोसेंटली, तो क्या है वो, ग्राउंड फॉर डिवोर्स। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास फोन है, अभी फोन है, यस सर। उस फोन में बेटा क्या करो तुम, गूगल करो जरा। यस सर। करो प्रीति, तुम भी करो, चांदनी, आकृति, सुचेता, साक्षी, अनुकूल, सब लोग करो जरा कि क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है कि गलत है। यस सर। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हो सकता है मैं भी गलत बता रहा हूँ, बट लेकिन तुम्हारा टीचर तो 100% गलत बता रहा होगा, मैं अपने में डाउट कर रहा हूँ लेकिन यस तुम्हारे टीचर में सर। एकदम श्योर हूँ कि वो गलत बता रहा होगा। चेक किया, क्या निकला। प्रीति तुम बताओ बेटा क्या निकला। मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, मैं नहीं चेक कर रहा हूँ, इस चक्कर में मत रहना, तो मैं बहुत श्योर हूँ। क्या निकला कविता। Yes, sir. Adultery and cruelty and desertion added these and ground for divorce. मतलब सर इसमें दिखा रहा है ना चेंजेस टू द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। सर मैंने भी नहीं चेक किया, श्योर शॉट सही है। कौन कौन एक बात बोला है, शालिनी कह रही है सर मैंने भी चेक नहीं किया, नहीं बेटा चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, सब लोग चेक कर लो इस चीज को। रुक जाओ, अब मैं चेक कर रहा हूँ कविता, मैं रुको इधर। यस सर आप करिए। A single act of adultery, सर 2018 के बाद से ऑफेंस नहीं है वो, मुझे बेटा वही ऑफेंस की पता। बात ही नहीं हो रही है बेटा, ऑफेंस तो जोसेफ साइन वाले केस से हट गया है वो। बात हो रही है प्रीति की क्या एक सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री ग्राउंड ऑफ डिवोर्स है कि नहीं है, मैं बता रहा हूं कि है, कविता का टीचर बताया था कि नहीं है। सर एक साइड पे दे रहा है नहीं है ग्राउंड, नहीं नहीं, सिंगल एक्ट ऑफ। कौन सी साइट है बेटा वो। गूगल करने पे एआई का नहीं आ जाता है खुद से वो पूरा।
उसमें तो लिखा होगा कि यस अंडर इंडियन लॉ सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री कैन बी यस कंसीडर्ड सर, एट ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। यस सर, यस सर। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें आकृति? यस सर, दिख गया, सही बोल रहे हैं आप। सर सर मेरे पे दिख रहा है कि नहीं है गूगल पे। सर नहीं, वो पता है सर सर्च में दिखा कुछ रहा है इसमें। मतलब सर्च कुछ डिफरेंट तरीके से कर रहे होंगे। जैसे मैंने भी पहले किया था तो उसमें नो बता रहा था, लेकिन फिर अभी मैंने किया तो उसमें यस बता रहा है, मतलब नहीं डिवोर्स नहीं ले नहीं, सकते एक काम करो तुम लोग, एक काम करो, हिंदू मैरिज एक्ट है किसी के पास? यस सर। यस सर। हिंदू मैरिज एक्ट में पहुंचो डायरेक्ट जाके। सर इसमें जो बेयर का प्रोविजन है इसमें, उसमें कुछ नहीं उसमें लिखा होगा ऐसा। सर जैसे मेरे टीचर्स ने बताया, मतलब टीचर ने जो बताया था वो मैं बता रही हूँ आपको सर। उन्होंने ये बताया था कि लिविंग इन एडल्ट्री लिखा है बेयर में, और हिंदी में बोले तो हिंदी में लिखा है कि जारता में रह रही हो, इन द सेंस कि वो कंटिन्यू रह रही हो, कहने का मतलब ये था। तुम्हारे बेटा कविता, ये बताओ कि तुम्हारे टीचर, तुम डीडीयू से हो राइट? यस सर। तुम्हारे टीचर का नाम क्या था? पूरा नाम बताना। सर मेरे दो टीचर ने बताया था, प्रोफेसर नसीम अहमद सर भी ये चीज़ बताए थे, और एक अमित दुबे सर हैं, वो उन्होंने भी बताया था कि सिंगल एडल्ट्री जो होता है वो डिवोर्स का ग्राउंड नहीं होता। बेटा ये दोनों लोग जो हैं ये सिफारिश से हुए होंगे प्रोफेसर, और ये दोनों लोग गलत बता रहे होंगे, ठीक है? सर वो जो ये बेयर का इन लिविंग इन एडल्ट्री जो है, और वो जारता में रह रही हो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तो मिल ही नहीं रहा मेरे में, मैं ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या बता दूंगा तुम्हें। सेक्शन 13 क्लास 1 में है ना ये? कहाँ गया भैया सेक्शन 13 में? अंग्रेजी और हिंदी एक तो दोनों में है, एक तो। हाँ ठीक है। और बेटा वो जो पढ़े होंगे, वो लोग जब पढ़े होंगे शायद, ये देखो कविता, जा करके देखो इसको। यस सर, अगर यस सर, आपके पास पेरेंट है नहीं है? सर है, मेरे पास है बेयर। पेरेंट में पढ़ो सेक्शन 13 का क्लास 1 का, सब क्लास 1 का, उसमें पढ़ो। पढ़ो पढ़ो इसको, तुम पढ़ को यस सुनाओ सर, मुझे। यस सर। सेक्शन 13 क्लॉज। 1 सब क्लास 1। एक सेकंड सर। पढ़ो कविता। एक सेकंड सर। सॉरी, कंफ्यूजन नहीं हो। सर सेक्शन एक बार क्लॉज क्लियर करिएगा। सेक्शन 13, सेक्शन 13 का क्लास 1, क्लास 1 का सब क्लास 1। नहीं ढूंढ पाई अभी भी तो? प्रीति सर तो एक पढ़ो। सर मेरे पास बेयर एक्ट ही नहीं है, मैं घर पे हूँ तो मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है अभी यहाँ पे ऑनलाइन ही कर रही हूँ। सर पढ़ रही हूँ मैं। सर हाँ, सेक्शन 13 क्लॉज 1 का सब क्लॉज 1 है, हैज आफ्टर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज had voluntarily sexual intercourse with any person other than his or her spouse। इतना ही लिखा हुआ है बेटा, इतना ही लिखा हुआ है। और वो जो मैंने बोला ना लिविंग इन एडल्ट्री, ये कब लिखा हुआ था? 1976 के पहले लिखा हुआ था। यस सर। और वो जो पढ़ रहे हो कोई आउटडेटेड बुक पढ़ के पढ़ा रहे होंगे, कोई बहुत आउटडेटेड, बहुत पुरानी बुक कोई पढ़ रहे होंगे। समझ रही हो कविता? यस सर, हो सकता है सर। तुम तो एक सेकंड, एक सेकंड, तुम जो बेयर प्रोविजन का जो पढ़ी हो उसके नीचे जाकर के देखो, उसमें फुटनोट में लिखा होगा, उस लिखा है। सर आपकी आवाज कट गई। बेटा मैं कह रहा हूं कि उसमें फुटनोट में जाकर के देखो, फुटनोट में लिखा होगा सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट नंबर 68 ऑफ 1976। लिखा यस सर, कविता? यस सर। उसके पहले मैं बोल रहा हूं, उसके पहले उसमें बेटा लिखा हुआ था कि when that spouse is living in adultery। यस सर, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने इसी को इंटरप्रेट किया था, कि लिविंग इन एडल्ट्री वर्ड्स को जो है सेंटेंस है, इसको उन्होंने इंटरप्रेट किया था। अरे वो वही बोल रहा हूँ सर बेटा, गूगल दे में आर भी आउटडेटेड, दे आर सर आउटडेटेड। गूगल में भी डायरेक्टली बता रहा है।
क्या? यहाँ पे बता रहा है गूगल पे भी डायरेक्टली बता रहा है सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री कैन बी ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इन इंडिया बट इट डिपेंड्स ऑन द मैरिज एक्ट दैट अप्लाइज टू द कपल। तो वही है कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई हो रहा है तो फिर सिंगल एक्ट ऑफ अडल्ट्री भी ऑफेंस है, मतलब वही ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है। हाँ ऑब्वियसली, तो हम यस सर, यस सर। हिंदुओं की बात करेंगे ना। इज इट क्लियर कविता बेटा? यस सर, यस सर। अभी तो कोई डाउट नहीं है? नो और सर। सर कुछ चीजें तो ऐसी भी होती है ना बेयर एक्ट में डायरेक्टली नहीं रहती लेकिन इम्प्लाइडली रहती हैं, तो फिर वो हो सकता है कि नहीं लिखा हो ऐसे। इसीलिए मैंने अभी उसका रेफरेंस भी दिया कि 1976 में जो हुआ था, ये बात भी बोला था, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये बात बोला था, नहीं बोला था कविता, तुम्हें यस सर याद है? बोला है। सर, यस सर। मैंने बोला कि जो ये क्या बोला था, अमेंडमेंट एक्ट 1976 था, उसमें उस जो लिविंग इन एडल्ट्री प्रोविजन था उसमें पहले लिखा हुआ था, उसको डन अवे विद कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है? now even a single act of adultery, however innocent it may be, is a ground of divorce। ठीक है बेटा? ये अभी हम हिंदू लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है? क्या नाम कविता, समझ पा रही हो? यस सर। और तो कोई डाउट नहीं है ना? लिख लिया ये वाली बात? यस सर। शायद गलत हो गया सेमेस्टर वाला अब तो। सर एक सेकंड सर, एक डाउट है। सर पूछो। ये है ना कि क्वेश्चन में ये था ना कि एक वाइफ है, ठीक है सर, वो अपने हस्बैंड मतलब उसको मेंटेनेंस उसका हस्बैंड नहीं दे रहा है, इस ग्राउंड पे नहीं दे रहा है कि वो एडल्ट्री में रह रही है, ठीक है सर। तो वो इस आधार पे मतलब इस ग्राउंड पे एडल्ट्री के ग्राउंड पे वो इस चीज का डिफेंस ले रही है कि मैंने सिंगल एडल्ट्री कमिट किया था। नहीं नहीं, मेंटेनेंस वाले में लिविंग इन एडल्ट्री सही है, मेंटेनेंस में लिविंग इन एडल्ट्री सही है। तो सर मैंने ये लिखा कि सिंगल अडल्ट्री जो है वो उसके ग्राउंड्स पे वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। ऑब्वियसली कर सकती है। सर ये क्वेश्चन ये था सर, सॉरी सर। मेंटेनेंस में तुम्हें लिविंग इन एडल्ट्री होना चाहिए तब डिनाई किया जा सकता है, लेकिन डाइवोर्स में सिंगल एक्ट कर दोगे बस हो गया, ग्राउंड बन गया, मिल जाएगा डाइवोर्स, पीछा छूट जाएगा एक दूसरे का। यानी सर मेरा क्वेश्चन सही था मेंटेनेंस की। हाँ बेटा एकदम सही है। ठीक है? ओके सर, सर दोनों डाउट क्लियर हो गया ना ऐसे, ठीक है सर, थैंक यू। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग एडल्टी पढ़ लिए। नंबर 2 है सेक्शन 13 क्लास 1 सब क्लास 1 का ए, ये क्रुएलिटी की बात करता है। क्रुएलिटी बेटा, क्रुएलिटी बहुत तरीके की हो सकती है। क्रुएलिटी कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी साइकोलॉजिकल, इट कैन बी स्पिरिचुअल, बहुत सारे तरीके की हो सकती है। ठीक है? क्रुएलिटी स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल। अच्छा एक चीज मैं एक्सप्लेन करना आप लोगों को भूल गया था, इम्पोटेंसी। इम्पोटेंसी वर्ड मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पोटेंसी? कौन बताएगा? सर इनकैपेबल होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। हाँ ये है इम्पोटेंसी का मतलब हो गया बेटा, इम्पोटेंसी इज ऑफ हाउ मेनी टाइप, और कौन इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेल या फीमेल? सर दोनों हो सकते हैं। नहीं नहीं। हाँ बताओ प्रीति बताओ। सर मेल। ओके, और कितने तरीके की होती है? फिजिकल हो सकती है, फिजिकली होती है, मेंटल क्या ही होगी। अच्छा ठीक है, कविता तुम बताओ बेटा। सर वही मुझे भी वही पता है। अनुकूल तुम बताओ, अनुकूल तुम्हें तो पता होगा ये बात। अनुकूल अभी तुम कुछ दिन पहले अपना माइक ऑन करके बोले थे, माइक ऑन करके अगर बोल सकते हो तो बोलो, क्योंकि तुम्हारा मैसेज तो खैर मैंने पढ़ लिया कि बोथ तुमने लिखा है। नहीं तो मैं आकृति से पूछूं, आकृति तुम बताओ बेटा। सर मुझे नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता। देखो इम्पोर्टेंसी का मतलब जो बताया प्रीति ने, बिल्कुल
इनकेपेबिलिटी ऑफ हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब आप अपने स्पाउस के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हो या सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर पाते हो, तो उसको इंपोर्टेंट माना जाता है। मेल और फीमेल दोनों इंपोर्टेंट हो सकते हैं, माइंड इट, मेल और फीमेल दोनों इंपोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। इंपोर्टेंसी बहुत सारे तरीके की होती है, फिजिकल तो होती ही होती है, मेंटल होती है, स्पिरिचुअल होती है, मेडिकल होती है, ठीक है। अब इस सब के अंदर मैं जाकर के एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुत सारी तरीके की इंपोर्टेंसी होती है। जैसे मैं आपको एक साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी की बात बता देता हूँ, छोटा सा बता देता हूँ। जैसे साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंसी बेटा ये होती है कि तुम एकदम परफेक्टली फिट एंड फाइन हो, मेल भी फीमेल भी, सेक्सुअल ऑर्गन भी दोनों लोगों के एकदम परफेक्टली फाइन है, लेकिन जब तुम यक्स यक्स है और वाई, ठीक है, एक्स वाई दिख रहा है, यस सर। ये जब एक दूसरे के सामने पहुंचते हैं टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी, तो दोनों लोगों को, मान लो ये एक्स मेल है, ये फीमेल है, सी इज नॉट कंफर्टेबल, मतलब एकदम एकदम मतलब कोई वही नहीं आता है, फील ही नहीं आता है, सी इज अनेबल टू परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम। ये किसी जेड के साथ बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, बट ये क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान के प्रति क्या है, इसको साइकोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, यक्स के सामने आते ही घुटने टेक देती, मतलब कि इसकी पूरे सब खत्म, मतलब नहीं कर सकती। सोशल क्या होता है, जैसे 98-99% केसेस में, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूं, विदेशों की मुझे पता नहीं, इंडिया में होता है कि जो भाई बहन या ऐसे कोई रिश्ते होते हैं, उनमें कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, वो सोशल इंपोर्टेंसी होती है, मतलब बोथ आर कैपेबल, बोथ आर हैविंग एवरी ऑर्गन, सब कुछ है, बट दे विल फील इनकैपेबल, वो इनकैपेबल होते हैं, नहीं कर सकते सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो क्या होता है बेटा, सोशल इंपोर्टेंसी होती है। मेडिकल इंपोर्टेंसी या फिजिकल इंपोर्टेंसी होती है कि जब दोनों में से किसी का भी, मेल का या फीमेल का, सेक्सुअल ऑर्गन काम नहीं कर रहा होता, तो क्या होता है, उसको मेडिकल इंपोर्टेंसी कहते हैं। ऐसी तरह से साइकोलॉजिकल हो गई, मेंटल हो गई, स्पिरिचुअल इंपोर्टेंसी होती है। कई बार सब कुछ फिट एंड फाइन है, लेकिन कोई भक्ति में इतना विलीन हो गया, इतना लीन हो गया कि उसको कोई मतलब ही नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, वो अनेबल हो गया, ठीक है, उसकी सारे हार्मोन, सब कुछ इमोशन, सब कुछ खत्म, तो क्या हो गया बेटा, स्पिरिचुअल इंपोर्टेंसी होगी उसकी। ये बात समझ में आ गई सबको। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्रुएल्टी। क्रुएल्टी सेक्शन 13 1 क्लास 1A में है, ठीक है। ये क्रुएल्टी फिजिकल भी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। इसके 5-6-10 केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केस में बार बार पूछता है कि दिस केस इज रिलेटेड टू व्हाट। ये एक एक केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रसेल वर्सेस रसेल, रसेल वर्सेस रसेल, सुना है कभी केस का नाम कोई, कार्तिका यस सुनी सर। हो, यस सर। रसेल, पहला सर केस था। रसल वर्सेस रसल या दस्ताना वर्सेस दस्ताना वाला भी केस बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट है। दास्ताने वर्सेस दास्ताने, बहुत बढ़िया। ये पहला केस था, रसेल वर्सेस रसेल वाला क्वेश्चन पूछेगा, which among the following is the first case in which the concept of cruelty has been discussed। तो कौन सा था, रसेल वर्सेस रसेल, रसेल वर्सेस रसेल, ठीक है, आकर के। फिर अपना सुप्रीम कोर्ट का पहला केस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट केस कौन था, दास्ताने वर्सेस दास्ताने। इसी केसों में बताया गया कि मेंटल क्रुएल्टी भी हो सकती है, फिजिकल क्रुएल्टी भी हो सकती है।
फिर है शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। नाक मेरी एकदम जाम है, आवाज मेरी अलग तरीके से आ रही होगी। मेरी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है चांदनी तुम्हें? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, मेरी नाक नहीं चल रही है एकदम से। कोई नहीं कोई नहीं। शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। बेटा ये बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो प्रीति मिश्रा एक लड़का है, हाँ प्रीति तुम्हें कुछ देर के लिए मैं लड़का मान लेता हूँ, और प्रीति मिश्रा की भी शादी तय हो गई, शादी हो भी गई, इसकी मान लो वाइफ घर पे आ गई इसके, और अब क्या कर रही है प्रीति मिश्रा? अपनी वाइफ से क्या मांग रही है? डाउरी मांग रही है। रोज परेशान करती है उसको कि लो तुम कब पैसा लेके आई हो, तुम ये लो, तुम ये वाली कार नहीं लेके आई, तुम ये वाला सोना लेके नहीं आई, तुम बड़ा वाला टीवी लेके नहीं आई, तुम ये वाला एसी लेके नहीं आई। बहुत रोज रोज मतलब उसका जीना आराम किया हुआ है ये प्रीति। बेटा तो इस बतिया को बताया गया कि इवन द डिमांड ऑफ डाउरी इज ट्रीटेड एज क्रुएल्टी। इस किस केस में बोला गया बात? शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी के केस में। लिख लिया करती आपने? आकृति लिख लिया बेटा? यस सर। बढ़िया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इसको होने के लिए मेंसरिया की जरूरत, जैसे एक्टस नॉन फेसेट्रियम डिसीज मेंसेट्रिया, एक्टस रियस प्लस मेंसरिया होना चाहिए किसी ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए। तो क्या क्रुएल्टी को कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए भी मेंसरिया की जरूरत होती है? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। सुप्रीम कोर्ट इन सुमन कपूर वर्सेस, सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रुएल्टी, मेंसरिया होना कोई जरूरी नहीं है। वी भगत वर्सेस डी भगत, वी भगत वर्सेस डी भगत। ये भी क्रुएल्टी का केस है। एंड विजय रामचंद्र भाटे, विजय रामचंद्र भाटे वर्सेस नीला विजय कुमार भाटे, नीला विजय कुमार भाटे। अगर भैया, भैया सुनो, अगर मान लो कल को शादी होती है मेरे इस पेन की, मेरी इस पेन की शादी मानो, मेरे इस ब्लू पेन की शादी मेरे इस ब्लैक पेन से हो जाती है, दोनों के बीच में बेटा अभी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है। ये ब्लू वाला पेन ये इस ब्लैक वाले पेन का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर देती है, कहां पे? कोर्ट में जाकर के। Whether this will amount to cruelty or not, so the answer is yes. Character assassination is equivalent to cruelty. Character assassination of the spouse is equivalent to cruelty. लिख लिया चांदनी? यस सर। ये किस केस में बोला गया है बेटा? विजय कुमार रामचंद्र भाटे, BHATE भाटे वर्सेस नीला विजय कुमार भाटे। Desertion. Next ground is desertion. DESERTION, desertion. Section 13, clause 1, subclause 1B. Desertion. बेटा जब आइदर पार्टी
चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ डेजर्ट कर दे, विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी कर जाते हैं फॉर द कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years, उसको क्या कहते हैं बेटा? डिजर्सन कहते हैं। इसके इसेंशियल पूछता है कई बार कि व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ डिजर्सन। तो पहले लिख लो इस बात को, डिजर्सन के इसेंशियल क्या होता है? नंबर फर्स्ट, फैक्टम ऑफ सेपरेशन होना चाहिए, मतलब दोनों को सेपरेट होना, मतलब फैक्ट होना चाहिए। देयर हैज टू बी अ फैक्टम ऑफ सेपरेशन। नंबर फर्स्ट इसेंशियल ऑफ डिजर्सन में बोल रहा हूं मैं, नंबर फर्स्ट देयर हैज टू बी अ फैक्टम ऑफ सेपरेशन। नंबर टू, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू ब्रिंग cohabitation to an end. There must be an intention to bring cohabitation to an end. Number next is, such conduct must be without any reasonable excuse. जो अभी हमने वहां पे पढ़ा था, किसमें पढ़ा था आकृति? सर रीजनेबल, सॉरी, रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट में पढ़े थे। बहुत बढ़िया आकृति, बहुत बढ़िया। आकृति तुम किस जिले से हो बिहार में? सर मुजफ्फरपुर जिले से। नॉर्थ में पड़ता है साउथ में? सर नॉर्थ बिहार है। नॉर्थ बिहार वाले बहुत बुद्धिमान होते हैं, पता है? सर अभी हम तो नहीं है, और लोग होंगे। नहीं नहीं, हमारे एक प्रोफेसर A.K. पांडे हुआ करते थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वो एक स्टोरी बताया करते थे कि नॉर्थ बिहार का इंसान हो, अगर उसका थोड़ा सा पेट बड़ा हो तो बहुत बुद्धिमान होता है। हाँ, सर ये है फैक्ट, देखे हाँ? हैं 2-3 लोगों को देखे हैं ऐसा। Actually, ऐसा मैंने भी ऑब्जर्व किया था बाद में इस बात को। नॉर्थ बिहार का होना चाहिए उसको, और उसका थोड़ा पेट बड़ा होना चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें मैच कर गई तो बहुत बुद्धिमान होगा फिर। ऐसा वो हमारे A.K. पांडे सर बताए थे। कोई कोई चीज पढ़ा रहे थे, वो कोई मर्डर वगैरह का केस पढ़ा रहे थे। मर्डर, बहुत मर्डर के केस होते हैं ना, जब आईपीसी में हम लोग पढ़ते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द मर्डर का केसेस कहाँ के आते हैं? बिहार के, तो पंजाब के आते हैं। तो उसमें सर वो एक बता रहे थे। आईपीसी में केस भी है, लैंडमार्क मुजफ्फरपुर का ही है, बहुत जो बहुत सारे केस है बेटा, बहुत सारे ये केस है। सर। हाँ, तो उसमें बहुत सारे बताया गया है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां बताया करते थे। खैर, कभी आईपीसी पढ़ने का तुम लोगों को हमसे मौका मिलेगा तो हम खूब कहानियां सुनाएंगे आपको। आईपीसी तो अभी तो हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स कह रहा हूँ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। नंबर फोर्थ, इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी। अच्छा बेटा प्रीति, तुम एक बात बताओ, प्रीति सुन रही हो मुझे? यस सर। मान लो बेटा कि फातिमा और राकेश, फातिमा और राकेश दो लोग हैं, दोनों की क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। और दोनों की शादी तो हो गई बेटा, लेकिन लड़की कभी विदा होकर के लड़के के घर आई नहीं। मतलब ये कि कभी दोनों में कोहेबिटेशन नहीं हुआ, तो क्या डिजर्सन संभव है? सर नहीं। क्यों? हाँ सर है। अरे यार बताओ, है कि नहीं है? अब बताओ सर है। कैसे? सर अगर मतलब अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं हो मतलब नहीं होगा, क्योंकि बोलो, क्यों नहीं होगी? बोलो। सर नहीं पता। अरे जो तुम सोच रही हो तुम बताओ तो। तुम सही सोच रही हो, बस खाली तुम बोल ही नहीं रही हो। तुम लोग गुस्सा हो जाओ तो बोलो ही मत लोगों से। चांदनी भी बताएगी, चलो चांदनी बताओ। चांदनी बताओ। यस सर।
क्या कोई, मान लो राकेश की और फातिमा की शादी हुई, फातिमा कभी विदा होकर के राकेश के घर नहीं आई, तो क्या राकेश कभी डिजर्शन कर सकता है? या यस सर, क्योंकि हो सकता है क्योंकि शादी तो हुई सर। नहीं हो सकता, नहीं हो सर सकता, नहीं एकदम हो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता है कि शादी हो जाती है फिर उसके बाद विदाई होती है, तो फिर जैसे जब विदा हो जाओ, जब एक बार आपका मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आप नहीं जाते हो तो फिर मान सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ है कुछ भी तो फिर उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, कभी कहीं से तुम विड्रॉ तब होगे जब तुम वहां पे पहुंचोगे, तब ना। तुम दो तब दूर क्या होगे? यस और नो? तुम पहले पैदा होगे तब तो मरोगे। सुन रही हो ना चांदनी? यस सर। तुम कभी बेटा पैदा हुई नहीं, तब तुम मरोगी कैसे? ठीक है, मतलब दोनों मियां बीवी कभी मिले ही नहीं, तो ये सेपरेट क्या होंगे? ठीक है, अभी समझ में आ गई चांदनी? तो ये एक सेंटेंस लिखो यस सब सर। लोग, एक सेंटेंस लिखो। be there can be no desertion, there can be no desertion without cohabitation, without cohabitation, since cohabitation is an essential element of marriage, since cohabitation is an essential element of marriage। अभी हमने पढ़ा restitution of conjugal right वाले में। अब इसका डिजर्शन का पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, पांडे लोग बड़े खतरनाक। सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे, सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। लिख रही हो ना कविता? यस सर। बहुत बढ़िया कविता। सावित्री पांडे वर्सेस प्रेमचंद्र पांडे। अब डिजर्शन कैसे हो सकता है? एक्चुअल भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कैसे हो सकता है? कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन कैसे हो सकता है, कोई बताए? अनुकूल तुम बताओ बेटा, अनुकूल। अच्छा अनुकूल तुम माइक नहीं ऑन कर सकता। साक्षी साहू बताओ बेटा। सर कंफर्म नहीं पता, लेकिन शायद जैसे सोसाइटी छोड़ करके चले गए, जैसे साधु वाले टाइप में। मैं क्वेश्चन क्या पूछूं बेटा तुमसे? विड्रॉ फ्रॉम द बेटर। सर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन कैसे हो, मतलब कब हो सकता है? अच्छा हाँ 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 ठीक है, अनुकूल ने ठीक बात बोली है। एक ही छत के नीचे दोनों लोग रह रहे हैं, एक ही घर में एक ही साथ रह रहे हैं, लेकिन और मान लो कि जैसे अपने अपना एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उसमें मोस्टली जो, अच्छा एक सेकंड पहले क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। साक्षी ये बताओ कि तुम्हारे घर में खाना कौन बनाता है, पापा की मम्मी की, मतलब नौकर वोकर लगे? सर पापा मम्मी दोनों बनाते हैं। मेजोरिटी ऑफ टाइम पूछ रहा हूँ जी, एक्सेप्शन वाला नहीं। मम्मी मेजॉरिटी। मेजोरिटी ऑफ टाइम मम्मी, पापा कभी कभी मतलब शौक में बनाते हो? नहीं, पापा हमेशा हेल्प करते हैं मम्मी की। नहीं तो कभी कभी होता है तो मम्मी नहीं बनाती, पापा बनाते हैं। अच्छा ओके, मतलब अच्छा थोड़ा बताओ सब लोगों के यहाँ की मम्मी ज्यादा एक तरफ से। साक्षी ने अपना बता दिया, प्रीति तुम बताओ। मम्मी सर। आकृति? सर मम्मी। चांदनी? सर हम ही बनाते हैं यहाँ तो। यार इसका कैसे अलग रहता है हर जगह का, घर की बात कर रहा हूँ। सर मम्मी। कविता? यस सर मम्मी। अनुकूल? मदर, बहुत बढ़िया। जो है खाना बनाती है, मतलब मोस्टली बनाती है, क्या करेंगी?
कि खाना बना करके और मतलब बना के ऐसे रख दिए, मान लो बर्तन पटक दिया कि लो बना के रख दिया खा लेना, ठीक है। ये अभी गुस्से का पहला स्टेज है, तब कह रही है खाना बना करके लाके पटक दे रही है कि क्योंकि मन ही मन प्यार तो है ही भाई अपने पति से, तो वो क्या कर रही है उनको रख दे रही है, वो खा मतलब खा पी ले रहे हैं, कर रही है वो ला करके पटक दे रही है, बोल भी नहीं रही है कि बना के रख दिया। तो नाउ शी इज विड्रॉइंग फ्रॉम द सोसाइटी, बोल नहीं रही है, एकदम एक दूसरे से कोई बोल नहीं रहा, बस रह रहे हैं ऐसे अगल बगल से निकल जा रहे हैं, एक दूसरे को देख तक नहीं रहे हैं। दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन बेटा, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, रहना एक छत के नीचे, लेकिन नॉट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट लाइक अ हस्बैंड एंड वाइफ। तो ये क्या हो गया बेटा, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन इज, लिखो इस बात को, कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन इज नॉट विड्रॉल फ्रॉम ए पर्टिकुलर प्लेस but withdrawal from a state of thing, what withdrawal from a state of thing, but withdrawal from a state of thing। इसका एक और इंपॉर्टेंट केस है सावित्री पांडे वाले के अलावा, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती। कन्वर्जन, कन्वर्जन में कुछ नहीं बताना है, आप लोगों को सब पता है, कन्वर्ट कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो गया डिवोर्स का, ठीक है। Unsoundness of mind, section 13, class 1, sub class 3, unsoundness of mind। पहले ग्राउंड हुआ करता था कि वायरोलेंट डिजीज हो गई है, लेप्रोसी हो गई है, करने से फैलती है और वो इनक्योरेबल फॉर्म की है, तो भी क्या होता था, ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स होता था। लेकिन इसको कविता बेटा, तुम्हारे हो सकता है टीचर ने ना बताया हो, लेकिन ये लिखो इस बात को कि दिस वायरोलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी हैज बीन ओमिटेड बाय द पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019। हटा दिया गया इसको, हटा दिया गया इसको। मतलब अगर आपके स्पाउस को लेप्रोसी है भी, तब भी आपको ले लो उससे, उसकी सेवा करो चुपके से, नहीं तो लॉ थप्पड़ थप्पड़ मारेगा। ठीक है सर कौन से अमेंडमेंट से ओमिट हुआ है? बेटा, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019, पर्सनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019। बेटा नाक काम नहीं कर रही है प्रीति, तो कुछ अपने दिमाग से समझ लिया करो, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही थी मेरे को इसलिए। हाँ नहीं बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया, लेकिन जब ना समझ पाओ तो थोड़ा दिमाग नहीं रही है, नाक मेरा जाम है। सर नेटवर्क इशू भी है। नेटवर्क किसी तो हमारे तरफ नहीं है, एकदम फुल रुक रही है आवाज, इसलिए मतलब मेरी तरफ नहीं आ रही। मेरी तरफ एकदम हरा भरा है। नेटवर्क ग्लिच है, क्योंकि बराबर आवाज है ना, रुक जा रहा है। सर स्टार्टिंग से ही हो रहा है, सब बीच बीच में चली जा रही है, इसलिए प्रॉब्लम हो रही। हाँ ट्रू 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 ट्रू। अभी क्या हुआ है, अभी आवाज आ रही? यस सर, अभी तो आ रही है। अभी फिर से चली गई सर, फिर से चली गई आवाज। हाँ हाँ हाँ, वो गया हुआ है। सर ये फिर से रिपीट कर दीजिएगा सर। क्या क्या सर बेटा? ये फिर से पर्सनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या आप बोले इसके आगे? बेटा वायरोलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी को एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स हटा दिया गया है। पहले करता था, अब ये नहीं है, ठीक है। यस सर। फिर है वेनेरल डिजीज, अगर कोई कम्युनिकेबल फॉर्म ऑफ डिजीज है, अगर वो हो गई है तो अभी भी वो एक डाइवोर्स का ग्राउंड है, ठीक है। मान लो अगर पता चलता है कि मान लो एक्स का स्पाउस है, उसको एड्स हो गया है, तो उससे ऑन द स्पॉट डाइवोर्स ले सकती है या ले सकता है, ठीक है।
ठीक है, तुरंत ले सकते हो, क्योंकि अगर आप उसके साथ मरे डाइवोर्स ले सकते हो उसके, ठीक है। अगर आपका स्पाउस रिनंसिएशन ऑफ द वर्ड कर देता है, दुनिया को छोड़ देता है, संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है, तो भी आप उसको उसे डाइवोर्स ले सकते हो। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति 7 सालों तक अगर किसी के द्वारा ना सुनाई जाए, किसके द्वारा ना सुनाई पड़ना चाहिए? उन लोगों के द्वारा जिनके द्वारा वो नेचुरली हैव बीन हर्ड। इस बात को लिखो, नेचुरली हैव बीन हर्ड। तो क्या हो जाएगा, वो उसको मान लिया जाएगा कि इसका डेथ हो गया, और उस ग्राउंड पे उसको डाइवोर्स जो स्पाउस जिंदा है वो कर सकता है, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि non resumption of cohabitation after decree of judicial separation, section 13(1) capital A class 1, and failure to comply with the restitution of conjugal rights, section 13 class 1 sub capital A class 2, ये ठीक है। समझ में आ गया बेटा? आकृति लिख लिया आपने? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कुछ कुछ ग्राउंड जो है बेटा वो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल है, जैसे बाईगेमी, 13 क्लास 2 सब क्लास 1। बेटा पहले के जमाने में जो मर्द लोग हुआ करते थे, मेल, बहुत सारी शादियां किया करते थे, बात पता है करती नहीं पता? और जो तो अगर अगर मान लो किसी मेल की शादी इस एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट आने के पहले हुई है, उसने 5-6 शादियां की हुई है, तो कोई भी उनमें से कोई भी औरत जो है, कोई भी वाइफ उसकी जो है, वो क्या कर सकती है? डाइवोर्स क्लेम कर सकती है कि ये इनकी, मैं अब वाइफ नहीं रहना चाहती हूँ, ही हैज कमिटेड बाइगेमी। ठीक है, बात समझ में आ गई प्रीति? यस आर नो? यस सर। बहुत बढ़िया। नंबर 2 है रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। बेस्टियलिटी, रेप, क्योंकि रेप कभी कोई फीमेल नहीं कर सकती, सिर्फ मेल रेप करता है। हो किसका सकता है? सिर्फ फीमेल का हो सकता है। और कर कौन सकता है? सिर्फ मेल कर सकता है। ठीक है। सोडोमी बेस्टियलिटी में क्या डिफरेंस होता है, कौन बताएगा? रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी में कौन डिफरेंस बताएगा? आकृति बताओ बेटा। आकृति पता है, नहीं पता? नो सर। प्रीति तुम कुछ बताने वाली हो, बताओ। सर शायद जो रेप होता है वो एक वुमेन के अगेंस्ट में मैन करता है, लेकिन जो ये सोडोमी होता है वो एनिमल्स के साथ भी करते हैं, जो मेंस होते हैं, तो उसी को बोलते हैं। ना, ये वाला सोडोमी नहीं बेटा, वो तो बेस्टियलिटी है, सेक्सुअल। हाँ सर, मतलब सोडोमी या फिर बेस्टियलिटी में से कोई एक है, मतलब मैं कंफ्यूज हूँ इन दोनों में से, लेकिन होता एनिमल के साथ ही है। देखो देखो मैं बता देता हूँ। रेप तो आप सबको पता है, कितने लोगों को रेप पता है? जब हम डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे होते हैं तो उसमें मतलब आंसर में ये सब डिटेलिंग बतानी होती है। तो खाली प्रीति को पता है और किसी को नहीं पता है। आकृति, साक्षी, कविता, चांदनी, अनुकूल, किसी को नहीं पता है और रेप क्या होता है। कविता को भी पता है, साक्षी को भी पता है, आकृति को भी पता है, चांदनी को भी पता है, अनुकूल को भी पता है। सोडोमी नहीं पता है किसी को भी। सोडोमी पता है? अनुकूल बताओ बेटा क्या होता है? अनुकूल, जब देखो सॉरी बेटा, देखो
सो सॉरी। सोडोमी होता है बेटा जब कोई एनल सेक्स वो वेजाइनल सेक्स ना करते हुए एनल सेक्स करता है तो उसको सोडोमी कहते हैं। सोडोमी मेल मेल के साथ भी कर सकता है, मेल फीमेल की भी साथ कर सकता है। बात समझ में आ गई? सोडोमी समझ में आ गया? यस आर नो? भाई ऑडिबल? फिर से बताता हूं। सोडोमी जब कोई मेल किसी मेल के साथ एनल सेक्स करता है। एनल सेक्स मतलब समझते हो सब लोग? कोई कोई ऐसा है जो नहीं समझता है? कविता तुम ये इसका मतलब क्या है, समझती हो कि नहीं समझती हो? माइक ऑन करके बोलो। यस सर, यस सर। समझती हो? अरे यार मतलब उसका क्या मतलब है तुम्हारी यस सर का, कि समझती हो कि नहीं समझती हो? सर समझ रही हूँ। बस ठीक है। तो बेटा अगर तुम इसको समझते हो तो जब ये मेल किसी फीमेल के साथ करता है एनल सेक्स या किसी मेल के साथ एनल सेक्स करता है तो उसे सोडोमी कहते हैं। जब कोई मेल या कोई फीमेल किसी जानवर के साथ सेक्स करता है तो उसे बेस्टियलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेस्टियलिटी कहते हैं। अभी क्लियर है सबको तीनों चीजें? यस सर। बेस्टियलिटी मेल और फीमेल दोनों कर सकती है। सोडोमी सिर्फ और सिर्फ मेल कर सकता है। पार्टिसिपेशन फीमेल का भी हो सकता है उसमें, लेकिन कर कौन सकता है? सिर्फ मेल कर सकता है। लेकिन बेस्टियलिटी मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये भी एक ग्राउंड है। अगर किसी वाइफ को पता चलता है कि उसका जो हस्बैंड है वो किसी का रेप किया हुआ है तो उससे क्या ले सकती है? डाइवोर्स ले सकती है। कोई फीमेल है, उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड जो है वो किसी मेल के साथ सोडोमी किया हुआ है तो भी वो डाइवोर्स ले सकती है। वेजाइनल सेक्स कर सकता है, इवन जबरदस्ती भी करेगा तब भी वो ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स नहीं है, क्योंकि इट इज हिज राइट। लेकिन अगर वो एनल सेक्स करता है तो वो सोडोमी में आएगा और उस ग्राउंड पे वो बेटा क्या ले सकती है? डाइवोर्स ले सकती है। बेस्टियलिटी अगर पता चलता है किसी वाइफ को कि उसका हस्बैंड किसी जानवर के साथ सेक्स किया हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो भी ग्राउंड, एक ग्राउंड। तीनों चीजें, ये मतलब ये तीन चार चीजें मेल को नहीं मिली हुई, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फीमेल को मिली हुई। ठीक है बेटा? नॉन रिजम्पशन नंबर थर्ड है नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। अगर कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है और उसके बावजूद भी हस्बैंड क्या कर रहा है? रिज्यूम नहीं कर रहा है कोहैबिटेशन, तो क्या हो जाएगा? दे दिया जाएगा। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अगर मान सर लो वो एक छोटी डाउट बच्ची था। थी। क्या कह रही हो? सर एक डाउट था, जैसे ये जो सोडोमी है वो मतलब इलीगल है अपने इंडिया में, तो जैसे कोई भी मैन सोडोमी अपना लीगल मतलब। नहीं है बेटा, सोडोमी लीगल नहीं है। इलीगल कौन बताया तुम्हें इलीगल? सर मैंने कहीं पढ़ा था तो। बेटा वो पहले पहले था, पहले था होमोसेक्सुअल इंटरकोर्स करो या मतलब तो वो इलीगल था। अच्छा, हटा तो दिया अगर गया है। मैन अपनी वाइफ के साथ करते तो वो कोई मतलब ऑफेंस नहीं है ना? नहीं है। ठीक है हाँ, डाउट क्या था तुम्हारा? मैं नहीं समझा। सर, यही कि इलीगल है कि नहीं, मतलब लीगली नहीं है। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ हो नहीं है। ठीक है? इंडिया में। ठीक है प्रीति? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। अगर किसी छोटी बच्ची एज अटेन करने वाली होती है
मतलब या जब वो अटेंड कर लेती है तो उसको रेपुडिएट करा सकती है, उसको खत्म करा सकती है। तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ये सिर्फ हिंदू लॉ में सिर्फ मेल को मिला हुआ, लेकिन मुस्लिम लॉ में मेल और फीमेल दोनों को मिला। ठीक है, ये 4 ग्राउंड है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली फीमेल को मिले हुए हैं, वाइफ को मिले हुए हैं। और बाकी के ऊपर के ग्राउंड जो अभी हमने बताया वो किसको मिले हुए बेटा? वाइफ और हस्बैंड दोनों को। ठीक है प्रीति, लिख लिया बेटा? यस सर। अब सेट एक होता है, सेक्शन 13 कैपिटल बी में है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट इसमें होता है, इसके इसेंशियल होते हैं कि दोनों पार्टी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेपरेटली अलग अलग रह रहे हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल से या उससे ज्यादा से दूर दूर रह रहे हो। हस्बैंड वाइफ की तरह से कभी मिले ही ना हो, दूर 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 ही रह रहे हो। आर नॉट एबल टू लिव टुगेदर, वो साथ रह ही नहीं पा रहे हैं। नंबर 3, अब दोनों ने सोच लिया कि हम रह ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी शादी का क्या मतलब है? हम जिसके साथ रह सकते हैं उससे शादी कर लेते हैं। तो दे म्यूचुअली अग्रीड दैट मैरिज शुड बी डिसॉल्व। दोनों म्यूचुअली एग्री कर गए कि उनकी मैरिज को खत्म हो जाना चाहिए। दोनों ने जॉइंट पिटीशन डाला कोर्ट में कि उनकी मैरिज को खत्म कर दिया जाए। अब क्या हुआ? आफ्टर प्रेजेंटेशन ऑफ दैट पिटीशन 6 महीने तक के लिए उनको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्वेश्चन आता है कि क्या अपने स्टेट्यूट में, अपने इस हिंदू लॉ में, हिंदू मैरिज एक्ट में 6 महीने का जो ये कूलिंग पीरियड दिया गया कि पता नहीं हो रहने लगे साथ में, इसको कोई भी कोर्ट, इस बात को लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आप लोगों के किसी टीचर वगैरह ने कुछ बताया हो, तो इस बात को लिख लो अभी, कंफर्म हो जाए जिससे कि कोई भी कोर्ट वेव ऑफ कर सकती है, कोई भी कोर्ट इंक्लूडिंग फैमिली कोर्ट। जरूरी नहीं, अब 6 महीने का पीरियड जरूरी नहीं रहा, पहले बहुत जरूरी था। ठीक है, और इतनी सारी कंडीशन अगर बेटा फुलफिल हो जाती है तो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट मिल जाएगा। यस आर नो? समझ में आ गया? लिख ले आकृति। यस सर, लिख लो। अच्छा, ये चीज जो मैं बताया कि कूलिंग पीरियड ऑफ 6 मंथ इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी, इट कैन बी वेव्ड ऑफ इवन बाय एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द लोएस्ट कोर्ट। ये किस केस में बोला गया बेटा कविता? किस केस में बात बोली गई है? सर केस का नाम तो मैंने नहीं लिखा। पर बोला ही नहीं मैंने, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। केस का नाम है अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर 2019 का केस है। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर। इस केस में बताया गया कि ये जो 6 महीने का जो पीरियड है बेटा, कूलिंग पीरियड, इसको वेव ऑफ किया जा सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्टरी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट द अल्टरनेट रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग हैज बीन गिवन। तो सेक्शन 13 कैपिटल ए, 13 कैपिटल ए। एक साल के भीतर, जिस दिन बेटा तुम्हारी शादी हुई है कविता, उस दिन से 1 साल के भीतर आप कोई भी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हो। सेक्शन 14 ये वाली बात बताता है। सेक्शन 14, नो पिटीशन ऑफ डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। इसके एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन। नंबर फर्स्ट, एक्सेप्शनल हार्डशिप, एक्सेप्शनल हार्डशिप होगा। नंबर 2, एक्सेप्शनल डेप्रेविटी,
on the part of the respondent. दो एक्सेप्शन है इसके, exceptional hardship, brevity on the part of the respondent. क्या remarriage कर सकते हो after obtaining the divorce? The answer is yes. Answer is yes. Section 15 provides that after passing of the decree of the divorce, the both the party, जैसे मैंने बताया तो उस समय मैं बता रहा था डिजर्सन में, सॉरी रेस्टिट्यूशन नहीं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स के उसमें बता रहा था, तो मैं बताया था कि शादी कर सकते हैं डाइवोर्स के होने के बाद, लेकिन जुडिशियल सेपरेशन वाले के बाद में नहीं कर सकते। ठीक है, लेजिटिमेसी ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ वाइड और वाइडेबल मैरिज, जो भी हमने 5 ग्राउंड पढ़े थे सेक्शन 5, 5 या 6 ग्राउंड पढ़े थे सेक्शन 5 वाले, उनमें अगर मैरिज वाइड है, वाइडेबल है, उसके बावजूद भी उस मैरिज से मान लो कोई बच्चा पैदा हो जाता है, तो वो जो बच्चा पैदा होगा बेटा वो क्या होगा? लेजिटिमेट होगा। ये कौन सा सेक्शन 16 कहता है? सेक्शन 16 लिख लिया बेटा कविता? यस सर। सेक्शन 16 क्या कहता है? कि अगर सेक्शन 16 कहता है अगर कोई मैरिज है वो वाइड है या वाइडेबल है, उसके बावजूद भी अगर उसे कोई बच्चा, क्या होगा बेटा? लेजिटिमेट। क्या बेटा कविता? यस सर, लेजिटिमेट होगा। अच्छा, अगर बाइगेमी आप कर ही लेते हो, उसके लिए सजा का प्रोविजन कहां पे किया गया है? कौन बताएगा? बाइगेमी इज पनिशेबल ऑफेंस वही सेक्शन सर सेक्शन 17 में बताया गया और 494 आईपीसी में दिया हुआ है। और बढ़िया, और बढ़िया। 494 एंड दोनों में बहुत बढ़िया करती। अगर और कोई भी कंडीशन मान लो कोई उसका कॉन्ट्रावेंस कर देते हो, तो उसका पनिशमेंट कहां पाओगी आकृति? किस सेक्शन में पाओगी आकृति? बताओ बेटा। सर सेक्शन 18 में दिया गया है 5 का और भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकृति। आपको पनिशमेंट बाय केबी वाला पनिशमेंट 17 में मिलेगा, लेकिन कोई और भी चीज का जो पनिशमेंट होगा सेक्शन, ठीक है, बात लिख लो सबको। सेक्शन 24, सेक्शन 24 इसके बीच का आगे का जितने भी प्रोविजन है सब बेकार प्रोविजन है। बेकार मतलब क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। अगर आपका मन करेगा तो मार्जिनल नोट सबका हेडिंग हेडिंग पढ़ लेना, अगर नहीं मन करेगा तो कोई जरूरत नहीं है। सेक्शन 24 क्वेश्चन पूछेगा, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द मैरिज एक्ट द मेंटेनेंस पेंडेंट डिलाइट, पेंडेंट PENDENT पेंडेंट डिलाइट, मतलब जब लिटिगेशन चल रहा होता है उस दरमियान किस सेक्शन में मेंटेनेंस का प्रोविजन किया गया है? तो सेक्शन 24 है वो, ठीक है। एंड परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस की बात किस सेक्शन में की गई? 25 में की गई। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। लिख लिया बेटा? कविता आपने लिख लिया? सर यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये था अपना हिंदू मैरिज एक्ट, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट से। हिंदू एडॉप्शन सर एक क्वेश्चन है। आप बोलो बेटा। सर वो आप सेक्शन 10 में बोल रहे थे कि जुडिशियल सेपरेट पार्टी चाहेगा तब कोर्ट दे देती है जुडिशियल सेपरेट के लिए। सर मेरा क्वेश्चन समझ में। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ।
सर तो अब कोई भी आदमी ये डाइवोर्स करता है तो उसमें कोर्ट दे सकते जुडिशियल सेपरेट की नहीं, पार्टी के कहने पे देगी, या कोर्ट के पास पावर है डिस्क्रिशनरी पावर जुडिशियल सेपरेशन का? डिस्क्रिशनरी पावर कोर्ट के पास हमेशा होता है। वो कूलिंग पीरियड, अगर कोर्ट को लगेगा कि अभी उसमें कुछ बचा हुआ है, मान लो कि इस रिश्ते में कुछ दम बचा, तो कोर्ट क्या करेगी कि कहेगी नहीं अभी डिवोर्स नहीं देंगे हम तुम लोगों को 6 महीने का जुडिशियल सेपरेशन देते हैं, पता नहीं तुम्हारा मूड बदल जाए। अगर तुम्हारा नहीं बदलता है तो डिवोर्स हो जाएगा। वो ठीक है आकृति, वो कर सकता है डिस्क्रिशन कोर्ट। ओके सर। और कोई क्वेश्चन इसी का? और कोई क्वेश्चन? नो सर। तो आगे का जो हिंदू एडॉप्शन है, सक्सेशन है, देखो बेसिक मेन क्वेश्चन इधर ही से पूछे जाते हैं और बाकी की चीजें हम कल। ठीक है प्रीति? यस सर। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो सब लोग, और नहीं तो जाओ, कल मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।